नमस्कार विद्यार्थियों। सबसे पहले बात तो ये है कि एक आप लोगों के लिए सत्र 2020-21 के लिए एक गुड न्यूज़ आई है एक तरह से। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने क्या है फॉर्म अप्लाई की डेट जारी कर दी है। बोर्ड फॉर्म अप्लाई की डेट जारी कर दी है। तो इसका मतलब ये होता है कि 70-0 तो नहीं होगा, ये मानकर चलना 70-0 नहीं होगा। कल मैंने आप लोगों को कुछ कहा था कि साहब आपको अब तैयारी रेगुलर करनी है, सिलेबस डाल दिया था। सिलेबस डालने के बाद अब आज नई डेट आई है कि साहब बोर्ड फॉर्म की डेट आ चुकी है। और आज के पेपर में कुछ खबर ऐसी आई है कि साहब राज्य सरकार स्कूलें खोलने के विचार कर रही है। और स्कूलें खोलने के लिए राज्य सरकार ने क्या किया है कि साहब सुझाव मांगे हैं। और कन्फर्म मानना दीपावली पहले नहीं तो दीपावली बाद में बोर्ड क्लासें और बड़ी क्लासें स्टार्ट हो जाएगी। तो पढ़ाई जारी रखो, हम भी आपको जितने सुविधा होगी उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। तो बोर्ड फॉर्म की डेट आ चुकी है, उसके लिए व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया था मैंने, या कर देंगे, कल कर दिया था मैंने। और अब अपनी क्लास लग रही थी, क्लास में अपन गरीबी पढ़ रहे थे। तो गरीबी की परिभाषा मैंने बता दी थी आपको। अब गरीबी का माप पढ़ रहे थे अपन, गरीबी का माप भारत में। मैंने कहा था आपने रीडिंग की होगी कि समय समय पर क्या है विभिन्न समितियां गठित की, विभिन्न लोगों ने क्या है इसका आकलन किया, उसका अध्ययन किया होगा। 2 आकलन यहाँ पर मैं बता देता हूँ। एक तो सुरेश तेंदुलकर एक व्यक्ति ने क्या है एक तरह से इसका आकलन किया। और सुरेश तेंदुलकर ने क्या आकलन किया कि साहब मासिक व्यय के आधार पर गरीबी का आकलन किया साहब। और उसने 2011-12 के अनुसार एक तरह से फिक्स आंकड़ा दिया, जिसमें कैलोरीज का शहरी और ग्रामीण बताया था, वैसे ही यहाँ पर व्यय का क्या है ग्रामीण और शहरी बता रहे हैं अपन। तो देखो यहाँ पर जैसे ग्रामीण है और ये शहरी है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में मासिक व्यय के आधार पर क्या है एक आंकड़ा निश्चित किया था। तो ग्रामीण में 816 रुपये और शहरी में 1000 रुपये मासिक, ये मासिक खर्चे हैं। इससे अगर कम खर्च करता है तो वो क्या गरीब माना जाएगा। और इस आंकड़ों के आधार पर भारत में गरीबी कितनी थी वो अपन देखते हैं। वो थी 21.92% गरीब थे 2011-12 के अनुसार। सुरेश तेंदुलकर के अनुसार एक तरह से आंकड़े निश्चित किए गए कि साहब कितना व्यय किया जाए व्यय के आधार पर। ग्रामीण क्षेत्र में 816 रुपये और शहरी क्षेत्र में 1000 रुपये से कम अगर कोई खर्च करता है तो इसका लोग गरीबी रेखा से नीचे है। और ये जनसंख्या कुल कितनी थी 21.92 और लगभग अगर संख्या में देखें तो 27 करोड़। पूरे देश में 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे थे। ये तो था सुरेश तेंदुलकर के अनुसार। इसके अलावा एक विद्वान ने और दी, सी रंगराजन। ये आंकड़े ध्यान रखना है आपको। सी रंगराजन ने क्या आंकड़े दिए देखो। सी रंगराजन ने क्या आंकड़े दिए हैं वो दिए देखो। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र का देखेंगे अपन तो ग्रामीण क्षेत्र में 972 रुपये और शहरी क्षेत्र में 1407 रुपये। इससे कम अगर कोई व्यय करता है तो वो क्या है गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा। किससे नीचे माना जाएगा? गरीबी रेखा से नीचे। और इस आंकड़ों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे कितने थे? 29.07%। 29.5% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे थी। इस प्रकार देखो समय समय पर गरीबी का माप बताया है। और मैंने कहा था ना बीपीएल रेखा से नीचे माना गया उनको, बीपीएल रेखा बिफोर पॉवर्टी लाइन। और ये आंकड़े किस आधार पर खर्च किए हैं? मासिक व्यय के आधार पर। उपभोग व्यय यानी अब मनुष्य अपने उपभोग पर कितना व्यय कर रहा है
उसके आधार पर क्या है, ये गरीबी के आंकड़े निकाले हैं। अब यहाँ पर देखें कि भारत में गरीबी के आंकड़े और इनका संग्रहण, आंकड़ों का संग्रहण कौन सा संस्थान करती है, तो एक नंबर का क्वेश्चन ध्यान रखना, कौन सी संस्थान करती है, राष्ट्रीय परिदृश्य सर्वेक्षण संगठन। गरीबी के आंकड़ों का संग्रहण करने का कार्य किस संस्थान का है, वो संस्थान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। ये संगठन क्या है, एक तरह से गरीबी का आंकड़ों का आकलन करता है। तो ये गरीबी और गरीबी का माप हमने देखा। अब इसमें एक पॉइंट और आता है, रिकॉल अवधि पॉइंट आता है कि साहब रिकॉल अवधि किसे कहते हैं। रिकॉल अवधि का मतलब ये होता है गरीबी का आंकड़ा 2 निश्चित समय में तुलना करके निकाला जाता है, उसे रिकॉल अवधि कहते हैं। और रिकॉल अवधि 2 माप होते हैं रिकॉल अवधि के कि साहब 30 दिन और 365 दिन, यानी जो गरीबी का आकलन फिक्स इकाई के आधार पर किया जाता है। जैसे मान लो अपन ने 30 दिन से यहाँ पर किया, फिक्स रिकॉल अवधि हो गई साहब। 30 दिन में मासिक में 816 रुपये, ग्रामीण क्षेत्र में 1000 रुपये, शहरी क्षेत्र में किसके अनुसार, सुरेश तेंदुलकर के अनुसार। सी रंगराजन के अनुसार कितने, 972 ग्रामीण में, 1407 कहाँ पर होता हो, शहरी में। तो इस प्रकार से ये रिकॉल अवधि का अर्थ है, जिसको आप लोग पढ़ लोगे। अब यहाँ पर एक गरीबी का अर्थ अपन ने पढ़ लिया, गरीबी का माप पढ़ लिया। अब यहाँ पर अगला पॉइंट गरीबी का पढ़ेंगे अपन। भारत में गरीबी के कारण, भारत में गरीबी के कारण अपन आकलन करेंगे अपन। यानी मैंने आपको बताया था कि साहब किस प्रकार से कार्य कारण संबंध होता है। किसी भी घटना के पीछे कुछ कारण निश्चित होते हैं, तो यहाँ पर अपनी घटना या मान लो कोई कार्य है, कौन सा बताओ, गरीबी, उसके पीछे कारण कौन से जिम्मेदार हैं वो देखेंगे। साहब भारत में इतनी गरीबी, इतनी बड़े पैमाने पर गरीबी क्यों है। अब ये कारण बताते समय आपको एक चीज़ और बता दूं, कारण और उपाय ध्यान रखना। अगला पॉइंट अपन उपाय पढ़ेंगे। तो कारण और उपाय, अगर कारण अच्छी तरह से याद कर ले तो उपाय कौन से होंगे, उन कारणों को दूर कर दो। उपाय के पॉइंट याद भी न हो तो आप क्या कर सकते हो, उन कारणों को क्या कर दो, दूर करने वाले पॉइंट उपाय में लिख दो। सही है ना। तो इस प्रकार देखो यहाँ पर सबसे पहले कारण आता है गरीबी का भारत में। वो कारण कौन सा आता है अपने सबसे पहले, सामाजिक कारण। सामाजिक कारण कैसे है देखो, अगर आपने भारतीय सभ्यता और संस्कृति का अध्ययन किया होगा, आप देखते हो तो सामाजिक कारण में क्या है, कौन से कारण आएंगे, सामाजिक कारण में आएंगे बेटा सामाजिक कुरीतियां, रीति रिवाज और परंपराएं। यानी भारत में जन्म में, विवाह और मृत्यु के समय ऐसी बहुत सारी कुरीतियां प्रचलित हैं जिसमें काफी व्यय होता है, खर्चा होता है। और वो खर्चा क्या है, फिजूल खर्ची है। और वो फिजूल खर्ची क्या करती है, व्यक्ति को गरीब बनाती है। यानी कुरीतियां और परंपराएं जिसमें फिजूल खर्ची होती है, फिजूल खर्ची किसको बढ़ावा देती है, गरीबी को बढ़ावा देती है। क्यों, एक व्यक्ति गरीब है, मान लो उसके पास इनकम का स्रोत कम है, आमदनी कम है, और वो व्यक्ति अगर मान लो किसी मृत्यु भोज में, विवाह में, जन्म के समय जैसे दस्तों जैसी चीजें होती है, व्यर्थ है, उसमें खर्चा करता है, तो उससे क्या होता है कि साहब उसके कर्ज का बोझ हो जाता है। और कर्ज का बोझ होता है तो कर्ज को बोझ को चुकाने में वो क्या है, पूरी उम्र लग जाती है, और गरीब का गरीब बना रहता है। तो गरीबी का कारण देखो, सामाजिक कारण यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सामाजिक कारण में आप क्या देखोगे, बहुत सारी कुरीतियां देखने को मिलेगी जो जन्म में, विवाह और मृत्यु के समय देखने को मिलती है। सही है ना। फिर दूसरा कारण देखो क्या आता है, दूसरा कारण आता है देखो आपके, कौन सा बताओ, आर्थिक कारण। अब देखो आर्थिक कारण में क्या आता है,
आर्थिक कारण क्या है? आर्थिक कारण का मतलब होता है देश की अर्थव्यवस्था, देश के इनकम के स्रोत, उत्पादन के स्रोत, वो एक तरह से गरीबी के कारण होते हैं। कैसे कि साहब हमारे देश में आर्थिक स्थिति लोगों की कमजोर होती है, और आर्थिक स्थिति कमजोर होने से वो क्या है, एक तरह से अपना अच्छा रोजगार नहीं चला सकते हैं, इनकम के स्रोत नहीं बढ़ा सकते हैं, और इन आर्थिक कारणों से गरीबी विद्यमान है। उस गरीबी के विद्यमान होने से क्या है, एक तरह से व्यक्ति अपने अर्थव्यवस्था को या अपनी स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं हो पाता है। जैसे एक शब्द लिखूंगा यहां पर, गरीबी का दुष्चक्र। गरीबी का दुष्चक्र, ये गरीबी का दुष्चक्र क्या होता है? एक वाक्य बता दूं मैं आपको इस गरीबी के दुष्चक्र में। यानी एक व्यक्ति गरीब है क्योंकि वह गरीब है। अब आपको एक वाक्य थोड़ा अर्थ लगेगा। एक व्यक्ति गरीब है क्योंकि वह गरीब है, इसका मतलब कि गरीब व्यक्ति है। अब इस दुष्चक्र को कैसे समझे अपन? मैं वाक्य लिखता हूं यहां पर, एक व्यक्ति गरीब है क्योंकि वह गरीब है। यानी गरीबी का मूल कारण गरीबी है। गरीबी का मूल कारण क्या बताओ? गरीबी है। अब कैसे इसको गरीबी का दुष्चक्र कहते हैं? कैसे? जैसे मान लो यहां पर एक गरीब व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है तो गरीब व्यक्ति है तो उसकी क्या है, एक तरह से क्या होगा, उसको संतुलित भोजन नहीं मिलेगा। संतुलित भोजन या मान लो उसको सुविधाएं नहीं मिलेगी। भोजन से देख ले या मान लो कि साहब मूलभूत सुविधाएं से मान लो, मूलभूत सुविधाएं बताएं मैंने आपको, मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलेगी। मूलभूत सुविधा कौन सी? शिक्षा नहीं मिलेगी, चिकित्सा सुविधा नहीं मिलेगी, उसको भोजन अच्छा नहीं मिलेगा, तो क्या होगा कि साहब उसकी उत्पादन क्षमता क्या होगी? कम। उत्पादन क्षमता क्या होगी बताओ? कम। उत्पादन क्षमता कम होगी तो क्या होगा? उसकी इनकम क्या होगी? कम। इनकम कम होगी तो गरीब का गरीब बना रहेगा। इनकम कम होगी तो गरीब का गरीब बना रहेगा। यानी भोजन लिख दिया, लेकिन यहां पर मूलभूत सुविधाएं कर सकते हैं इसको अपने। गरीब है तो मूलभूत सुविधाएं उसको नहीं मिलेगी, मूलभूत सुविधाएं नहीं है तो उसकी उत्पादन क्षमता कम होगी, उत्पादन क्षमता कम होगी तो इनकम कम होगी, इनकम कम होगी तो गरीब का गरीब बना रहेगा। इसके अलावा इसको अपन देखें दूसरी दृष्टि से आर्थिक कारण को, तो इनकम स्रोत सरकार के पास मान लो, व्यक्तियों के पास मान लो कम है, तो क्या है, वे कम कर पाएंगे, खर्चा कम कर। जैसे कृषि का ही मान लो आप, कृषि में अगर किसान के पास पैसा नहीं है तो खर्चा कम कर पाएगा, कम कर पाएगा तो उत्पादन भी कम ले पाएगा। तो इस प्रकार ये आर्थिक कारण है, वो किसके कारण है बताओ? गरीबी के कारण है। किसके कारण है बताओ? गरीबी के। फिर आता राजनीतिक कारण है ना। गरीबी का दुष्चक्र आप समझ गए होंगे, एक नंबर क्वेश्चन भी आ गया था 2018-19 में, क्या गरीबी का दुष्चक्र किसे कहते हैं। तो देखो यहाँ पर तीसरा कारण आता है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण देखो क्या है। राजनीतिक कारण का मतलब क्या है कि भारत में गरीबी के कारण में सबसे महत्वपूर्ण कारण यह भी आता है कि भारत में सरकारों द्वारा गरीबी को दूर करने के लिए उचित प्रयास नहीं किए गए। शासक जो हैं उनके द्वारा उचित प्रयास नहीं किए गए, और शासन में जो भ्रष्टाचार है उस भ्रष्टाचार से क्या है, एक तरह से गरीबी दूर करने में दिक्कतें उत्पन्न होती है। जैसे मैंने आपको एक वाक्य पहले क्लास में बताया था कि साहब राजीव गांधी जी ने एक बार कहा था कि साहब जो सरकार सहायता राशि प्रदान करती है उसका 10% भी गरीब के पास नहीं पहुंचता है, वो रास्ते में गायब हो जाता है। अगर वो 100% पहुंच जाए तो गरीबी से ऊपर आ जाएगा। तो देखो पहली बात तो सरकार और सरकारें होती है, उनका सकारात्मक उपाय नहीं किए, या मान लो पॉजिटिव सोच के साथ उपाय नहीं किए, गरीबी दूर करने के लिए सच्चे दिल से कार्य नहीं किया,
इसके अलावा जो भ्रष्टाचार है भारतीय राजनीति में, वो भ्रष्टाचार भी गरीबी का मूल कारण है। आपने अखबारों में पढ़ते हो हज़ारों करोड़ के घोटाले होते हैं, अगर हज़ारों करोड़ रुपए गरीबों के पास पहुंच जाए तो गरीबी रेखा से ऊपर हो जाएंगे। तो गरीबी का मूल कारण गरीबी, यहाँ पर देखो राजनीतिक कारण भी यहाँ पर आता है। राजनीतिक कारण का मतलब भारतीय राजनीति के अप्रोच या सोच गरीबी दूर करने की नहीं है। मान लो गरीबों के प्रति अच्छी योजनाओं का निर्माण उन्होंने नहीं किया है, इसलिए क्या गरीबी बनी हुई है। फिर आता अन्य कारण, आखिरी कारण आता है अन्य कारण, चौथा। अब जो अन्य कारण में क्या है, अन्य कारण खूब सारे हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि भारत में गरीबी के अनेक कारण हैं, जिसमें मान लो बेरोजगारी है, क्या बताओ, बेरोजगारी है। इसके अलावा पूंजी निर्माण का अभाव है, व्यावसायिक शिक्षा का अभाव है, टेक्निकल शिक्षा जिसको बोलते हैं। और यानी सीधी सी बात है, गरीबी के अनेक कारण और आते हैं, अन्य कारण, जिसमें आपके बेरोजगारी आता है, इसके अलावा व्यावसायिक शिक्षा का अभाव आता है, रोजगार प्रक्रिया व्यावसायिक शिक्षा का अभाव आता है। इसके अलावा कमजोर आधारभूत संरचना आती है, पूंजी का अभाव आता है। ये सारे कारण अन्य कारण में आते हैं। यानी देखो सीधी सी बात है, अन्य कारण का हो गया, जैसे मान लो बेरोजगारी है, एक व्यक्ति बेरोजगार है तो गरीबी रेखा से ऊपर नहीं आ सकता। इसके अलावा अपनी शिक्षा की जो तरीका है वो भी एक डिग्री शिक्षा है, व्यवसाय शिक्षा और टेक्निकल शिक्षा का अभाव है, जिससे बच्चा पढ़ लिख कर बेरोजगारी लाइन में खड़ा हो जाता है, अपना स्वयं का व्यवसाय नहीं चला सकता। इसके अलावा कमजोर आधारभूत ढांचा है। आधारभूत ढांचे में क्या आता है आपका, जैसे मान लो बिजली है, सड़क है ना, ये आधारभूत ढांचे में आते हैं। और वो कमजोर है, इसलिए क्या है, उद्योगों की स्थापना नहीं हो पाती, उद्योगों की स्थापना नहीं होती, देश की अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं हो पाता, लोगों को रोजगार प्राप्त नहीं हो पाता है। पूंजी का अभाव है पूरे देश में। तो इस प्रकार से अनेक कारण हैं, जिसको अपन देखेंगे वो गरीबी कारणों में आते हैं। तो अपन यहाँ पर गरीबी के कारण देखें। अब यहाँ पर अपन देखेंगे गरीबी दूर करने के उपाय। गरीबी दूर करने के उपाय, तो पहला उपाय आता है, देखो यहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार। जैसे मैंने कारणों में बताया कि भारतीय शिक्षा है, पहली बात तो अपने देश में आज भी 1/4 लोग अशिक्षित हैं, 75% के आसपास साक्षरता दर है, तो 25% लोग तो अशिक्षित हैं। अब वो 75% साक्षर है, वो भी क्या है, केवल किताबी ज्ञान लिया जाता है। पहली बात तो सब लोगों को शिक्षित किया जाए। दूसरी बात तो स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाई जाए। स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाए जाने से क्या होगा, व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, कमजोर नहीं रहेगा, तो उसकी उत्पादन क्षमता अधिक रहेगी, कोई सब रोजगार आसानी से कर सकता है। तो देखो अब शिक्षा सुविधाओं का विस्तार करेंगे, जिससे देखो सीधी सी बात है, शिक्षा से तो क्या होगा, व्यक्ति अपना रोजगार कर पाएगा, टेक्निकल शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। और स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने से क्या होगा, एक स्वस्थ व्यक्ति होगा, और स्वस्थ व्यक्ति होगा तो अच्छा श्रमिक होगा, और अच्छा श्रमिक होगा तो अच्छी उसको इनकम मिलेगी, उसको वेतन मिलेगा, और वेतन मिलेगा तो वो गरीबी रेखा से ऊपर आ सकता है। तो यहाँ पर पहला अगर उपाय कर सकते हैं अपन, तो पहला उपाय आपका कौन सा बताओ, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का अब सुधार। फिर दूसरा देखो, यानी यहाँ पर देखो मैंने बताया कारणों को दूर कर दो, पॉइंट छांटना आना चाहिए आपको। जैसे मैंने आपको अन्य कारणों में शिक्षा का कारण बताया है ना, स्वास्थ्य सुविधाओं का कारण अन्य कारणों में आ जाता है, तो उसको दूर कर दें। तो दूसरा कारण है रोजगार को बढ़ावा देना। यानी मैंने आपको अन्य कारणों में एक बताया था बेरोजगारी। बेरोजगारी किसका कारण है बताओ, गरीबी का कारण है। तो रोजगार को बढ़ावा दिया जाए, यानी अपने देश में जो बेरोजगारी की दर है उसको कम किया जाए, रोजगार को, यानी सरकार ऐसी योजनाएं बनाए जिससे लोगों को क्या मिले बताओ, रोजगार मिले। और देखो रोजगार किस प्रकार से, देखो रोजगार किस प्रकार से गरीबी दूर करता है। व्यक्ति को रोजगार मिलेगा,
रोजगार मिलेगा तो व्यक्ति के पास इनकम आएगी, इनकम आएगी तो वो खर्च करेगा, खर्च करेगा तो क्या वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो वस्तुओं का उत्पादन के लिए और अधिक उद्योगों की स्थापना होगी, और अधिक उद्योगों की स्थापना हो तो लोग और अधिक रोजगार मिलेगा, इन्हें वो चक्कर बनता है। और वो व्यक्ति बेरोजगार होता है तो क्या होता है, व्यक्ति के पास पैसा नहीं तो वे नहीं गिरेगा, वे नहीं गिरेगा तो वस्तुओं की मांग कम रहेगी, कम रहेगी तो जो उद्योगों की स्थापना नहीं हो पाएगी। तो रोजगार है वो एक तरह चक्र बनाता है रोजगार। अगर व्यक्ति बेरोजगार नहीं होंगे तो लोगों की इनकम होगी, इनकम होगी तो वो क्या है वे करेंगे, और वे करेंगे तो वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, वस्तुओं की मांग बढ़ेगी तो उद्योगों की स्थापना होगी, उत्पादन का विस्तार होगा, और उत्पादन का विस्तार होगा तो लोगों को और अधिक रोजगार मिलेगा। तो रोजगार बढ़ावा देना उपाय है किसका दूर करने का, तो गरीबी दूर करने का। फिर आता है देखो, जैसे पहला पॉइंट बताया था मैंने आपको, उसको दूर कर दो। कौन सा? सामाजिक कुप्रथाओं को दूर करना। यानी मैंने आपको गरीबी के कारण में बताया था सामाजिक कुप्रथाएं, तो सामाजिक कुप्रथाओं को अगर दूर कर देंगे तो व्यर्थ व्यय नहीं होगा, व्यर्थ व्यय नहीं होगा तो व्यक्ति क्या गरीबी के बोझ तले नहीं दबेगा। यानी सामाजिक कुप्रथाएं जितनी भी है, जैसे मान लो कि विवाह प्रोग्राम होता है तो विवाह प्रोग्राम में 10, 20, 30 लाख रुपए खर्च कर देते हैं सब। वो 10, 20, 30 लाख रुपए खर्च कर दिए तो वो क्या होगा, लाइफ टाइम वो परिवार है वो कर्ज के बोझ के नीचे दबा रहेगा। इस प्रकार एक व्यक्ति की मौत होती है, एक तो व्यक्ति मर गया और दूसरा लोगों को क्या है, जिमाओ साहब, खुशी का इजहार करो, तो ये एक कुप्रथा है। उस कुप्रथा से लाख 2 लाख रुपए व्यक्ति के खर्च हो जाते हैं और उससे क्या है, व्यक्ति कर्ज के बोझ तले दब जाता है। इस प्रकार एक बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेते ही साहब खुशी मनाओ, लाखों रुपए खर्च करो साहब, वो भी एक व्यर्थ खर्चा है। तो जितनी भी कुप्रथाएं हैं, सामाजिक कुप्रथाएं, अगर उस कुप्रथाओं का कंट्रोल होगा तो व्यर्थ व्यय नहीं होगा, और व्यर्थ व्यय नहीं होगा तो क्या होगा कि साहब लोगों को गरीबी से उबारा जा सकता है। फिर आता जनसंख्या नियंत्रण। यानी यहां पर देखो, अपने देश में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। एक छोटा सा आंकड़ा बता रहा हूं, देखो आपको, अभी मैंने आपको लगभग 30 करोड़ गरीब बता दिए, लगभग 30 करोड़ गरीब बता दिए। 29% मान लो, 21% से आंकड़ा देखा अपन ने, 21% गरीब थे, 21% गरीब का 27 करोड़ गरीब थे। अब एक आंकड़ा बता रहा हूं, 1970 में भारत में गरीबी का परसेंट था, अब देखना तुलना करना, भारत में गरीबी का परसेंट था 54% लगभग गरीब थे भारत में। 2011-12 में लगभग 21% गरीब थे। तो देखो इसका मतलब तो भारत ने बड़ी सफलता प्राप्त की, यानी इसको देखते हुए तो भारत ने काफी उन्नति कर ली। लेकिन इसके आगे जो लिखूंगा उससे आपको अचंभा लगेगा। कैसे कि साहब 1970 में भारत की जनसंख्या मान लो, 1970 में भारत की जनसंख्या थी साहब कितनी, क्यों मैंने कहा था आज़ाद हुआ उस समय भारत के, एक जनसंख्या वाला पाठ पढ़ाया था मैंने आपको, जनसंख्या वाला पाठ पढ़ाया था, तो उसमें मैंने बताया था साहब किस प्रकार से 1951 से लेकर 80 के बीच जनसंख्या विस्फोट बताया था मैंने आपको, और उसमें 35 करोड़ से 70 करोड़ हो गई मान लो। तो यहाँ पर मान लो कि साहब 70 करोड़ जनसंख्या, 54% कितना हुआ, लगभग 37-38 करोड़ मान लो। और 2011-12 में गरीब कितने हैं, ये उपलब्धि पाली साहब अपन ने। यहां पर आंकड़ों में तो गरीबी आदि भी नहीं रही, बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली, 54% से गरीबी को 21% पर ले आए। लेकिन संख्या में देखो मात्र 10 करोड़ गरीब बैठे। ये कारण क्या रहा, जनसंख्या वृद्धि। कारण क्या रहा बताओ, जनसंख्या वृद्धि। तो गरीबी को दूर करना देश की, अगर मान लो एक चीज बताओ आपको, अगर देश की सारी आर्थिक समस्याएं हैं, उसके उपायों में अगर आपको कोई उपाय नहीं याद आए तो ये उपाय तो जरूर डाल सकते हो आप। क्योंकि भारत की आर्थिक समस्याओं और सामाजिक समस्याओं का सबसे मूल कारण है जनसंख्या वृद्धि। तो जनसंख्या नियंत्रण करके अपन गरीबी को दूर कर सकते हैं। फिर आगे पॉइंट देखते हैं अपन,
5वां, लक्षित व्यक्ति या समूह तक लाभ पहुंचाना। मैंने अभी आपको कहा था कि साहब सरकार योजनाएं बनाती है, वो सरकार की योजनाएं क्या रास्ते में गायब हो जाती है, और जिस व्यक्ति को लाभ पहुंचना चाहिए वो उस व्यक्ति तक लाभ नहीं पहुंच पाता है। इसलिए ऐसा प्रयास करें सरकार, और मेरे साथ वर्तमान सरकार ने प्रयास किया भी है कि साहब सब लोगों के खाते खुलाए हैं, और खाते खुलाकर सरकार की योजनाएं सारी डायरेक्ट किसान के मान लो व्यक्ति के खाते में पहुंच रही है। लक्षित व्यक्ति यानी जो गरीब है, जैसे मान लो 27 करोड़ व्यक्ति हैं, इन 27 करोड़ व्यक्तियों के पास जो योजनाएं हैं वो पहुंच नहीं पाती है, रास्ते में गायब हो जाती है। तो वो रास्ते में गायब होने वाली प्रक्रिया उसको समाप्त किया जाए, और लक्षित व्यक्ति और समूह के पास सहायता पहुंचेगी तो गरीबी से दूर हो पाएगा। और आखिर यह आपका है, देखो आप ये मेरे हिसाब से उपाय हो गए। तो ये अपन ने देखा, और अब देखो सरकार ने उपाय किए भी। अगला पॉइंट आ रहा, सरकार ने क्या उपाय किए गरीबी को दूर करने के लिए। तो देखो यहाँ पर यानी गरीबी निवारण के लिए सरकार ने काफ़ी उपाय किए हैं, जिसकी रीडिंग एक बार कर लोगे, नॉर्मल सी चीज़ है। और ये आपका गरीबी का पॉइंट पूरा हो गया, जिसको देखेंगे अपन कि साहब गरीबी किसे कहते हैं, गरीबी के प्रकार अपन ने देखे, गरीबी के कारण देखें, और गरीबी को दूर करने के उपाय देखें। तो एक बार फिर से आपको कह रहा हूँ, स्टडी लगातार करो, ठीक है ना। अगला टॉपिक आपका आएगा कौन सा, बेरोजगारी का, जो अगली क्लास में बताएंगे, ठीक है। धन्यवाद।